15 जुलाई 2024 दी हिंदू में एडिटोरियल था, विभिन्न राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण पर केंद्र सरकार का नियंत्रण। जैसे ही हमने इस एडिटोरियल को देखा तो हमें ध्यान में आया कि PYQ 2018 में यूपीएससी ने यहाँ से पूछा है, भारत का वित्त आयोग कैसे गठित किया जाता है, हाल ही में गठित वित्त आयोग के संदर्भ शर्तों के बारे में आप क्या सोचते हैं, चर्चा कीजिए। लेकिन अब इस तरीके से फ्यूचर में क्वेश्चन नहीं आएगा और इसका यूज का है GS2 पॉलिटी में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है या GS3 में भी आ सकता है। तो हमने इस पर एक मॉडल क्वेश्चन बनाया कि वित्त आयोग का जो गठन है वो केंद्र राज्यों के बीच संतुलन, राजस्व बंटवारे में संतुलन बनाए रखने के लिए किया गया है, लेकिन वर्तमान में यह असंतुलन की ओर बढ़ रहा है। क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं? उदाहरण के साथ स्पष्ट करें और समाधान सुझाएं। इस एडिटोरियल में ये था कि जब हम इकोनॉमी वाला पार्ट पढ़ते तो आपको पता होगा जो सेस और जो सरचार्ज है उससे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, राजस्व इकट्ठा होता है उससे, तो वो बाध्यकारी नहीं है उसको डिस्ट्रीब्यूट करे राज्यों के साथ। तो इसको लेकर उनके बीच में संघर्ष की स्थिति बनी रहती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और ये हमारी जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको कमजोर करता है। इससे हमारा जो राजकोषीय जो संघवाद संघीय व्यवस्था है वो क्या होती है, कमजोर होती है। तो इस क्वेश्चन की देखो स्टार्टिंग ऐसे करते हैं कि भारत का राजकोषीय संघवाद केंद्र सरकार और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का विभाजन इसकी संघीय संरचना की क्या है, आधारशिला है। वित्त आयोग इस संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि सिस्टम में हालिया रुझान और सीमाएं इसकी प्रभावशीलता के बारे में चिंताएं बढ़ाती हैं। जो भी अब करंट में पढ़ने वाले ना कि कौन कौन सी चिंताएं इधर देखेंगे वो हम। 16वें वित्त आयोग का गठन इस डेट को नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनघड़िया की अध्यक्षता में किया गया। ये लिख दिया हमने। अब देखो 16वें जो वित्त आयोग का गठन हुआ उसके बीच में विचारणीय विषय कौन कौन से हैं कि संघ और राज्यों के बीच कर आय का वितरण, राज्यों को सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत, पंचायतों और नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय निकायों के लिए राजस्व निधि को बढ़ाने के उपाय। तो ये जो मुद्दे हैं आज जो 16वें वित्त आयोग है उसके सामने है। आप और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये सोचो अगर आप यहाँ पर फंड, क्योंकि सबको पता है जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो स्थिति है हमारी जो लोकल बॉडीज है, जो पंचायत है, उनकी इतनी स्थिति अच्छी नहीं है, ना ही उनके पास फंड है इतना, क्योंकि वो फंड के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है। तो अगर हम इन बॉडी को, लोकल बॉडीज को अगर मजबूत नहीं करेंगे तो जो डेवलपमेंट है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, वो नहीं हो पाएगा और जो हमारे SDG टारगेट है 2030 तक जो हमें अचीव करने हैं वो हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और आपको मैंने स्टार्टिंग में, अगर जिसने भी स्टार्टिंग से लेक्चर लिए करंट अफेयर्स के, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो हमारे SDG गोल हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हैं, उनकी जो गति है बहुत धीमी चल रही है और हम उसमें से 80% तो अचीव भी नहीं कर पाएंगे 2030 तक। तो उस रिपोर्ट में ये कहा गया है। तो अगर हमें इसको अचीव करना है तो हमें लोकल बॉडीज को मजबूत करना होगा, जो हमें टॉप टू बॉटम अप्रोच से हटकर हमें बॉटम टू टॉप अप्रोच को अपनाना होगा। और इस तरीके ये वो डायग्राम और देखो जिसपे जो फाइनेंस कमीशन है जिस बेस पर टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन वो करता है हॉरिजेंटली, और यहाँ से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था। तो ये तो 14th फाइनेंस कमीशन ने किया और यहाँ पर 15th फाइनेंस कमीशन ने इसके अकॉर्डिंग किया। इसमें जो नया ऐड हुआ है वो है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। तो इन बेस पर पॉपुलेशन, एरिया, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, इनकम, डिस्टेंस, इन सबको आधार बनाकर इनका हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अब इशू क्या है, विद द फाइनेंस कमीशन के साथ सीमित आवंटन मानदंड कि जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक गतिशीलता जैसे कारकों और साक्षरता और शिशु मृत्यु दर जैसे सामाजिक संकेतकों पर पर्याप्त रूप से हम विचार नहीं कर रहे हैं। जैसे इसमें जो जो शामिल है ना, उसके अलावा हमें इन पर भी विचार करने की आवश्यकता है। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां संसाधन आवंटन विभिन्न राज्यों की वर्तमान जरूरतों को प्रतिबिंबित ही नहीं करता। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि इंडिया बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है देखने को मिलती है, हर स्टेट की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो हम किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करें ये भी हमें सोचना होगा। सीमित नीति प्रभाव, फाइनेंस कमीशन को यह सुनिश्चित करने के लिए तरीके खोजने की आवश्यकता हो सकती है कि राज्य उन क्षेत्र में कार्रवाई करे जिन्हें वह महत्वपूर्ण मानता हो। हर स्टेट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसी की बात यहाँ पर हो रही है। पारदर्शिता का अभाव, हम वन साइज फिट फॉर ऑल
ऑल अप्रोच लेकर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो इंडिया है बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। पारदर्शिता का अभाव है। राज्यों को अक्सर ऐसा लगता है कि संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाए, इस पर उनका कोई अधिकार नहीं है। यह पारदर्शिता कमी आवंटन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी सवाल उठा सकती है। वित्त आयोग के लिए प्रस्तावित समाधान। वित्त आयोग क्या क्या समाधान कर सकता है कि परिणाम आधारित फंडिंग मिलनी चाहिए, आवंटन मानदंड विकसित करना, फाइनेंस कमीशन को मानदंड में जैसे जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक गतिशीलता और सामाजिक संकेतकों को भी शामिल हो सकते हैं, मतलब इनको भी ऐड किया जाए। जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है ना, उसमें इन सब चीजों को भी ऐड किया जाए। प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन दे, उससे क्या होगा, एक हेल्दी कंपटीशन शुरू हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा, सकारात्मक जो प्रतिस्पर्धा है उसको बढ़ावा मिलेगा। विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित करना, आवंटन निर्णयों के लिए स्पष्ट स्पष्टीकरण, चुने गए मानदंडों के पीछे तर्क प्रदान करने में, इससे क्या होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी। तो एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें कि आवंटन जो है वो किस किस बेस पर दिया जा रहा है, उसको स्पष्ट करें। आगामी बजट, अब तो खैर इस टाइम तो आ चुका है ये। आगामी बजट एक आर्थिक संविधान, ये भी हमने आपको बोला था, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन अपनी वोकैब में ऐड करो, बनाने के बारे में राष्ट्रीय बातचीत शुरू करने के लिए अवसर हो सकता है। आर्थिक संविधान का प्रस्ताव भारत के लिए एक सुनियोजित दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति का आह्वान है। यह रणनीति वैश्विक अनुभवों से प्रेरित होगी, भारत की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप बनाई जाएगी और एक सहयोगी और द्विदलीय प्रक्रिया के माध्यम से विकसित की जाएगी। अंतिम लक्ष्य निरंतर आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करना, सभी भारतीयों के जीवन स्तर में सुधार करना और 2047 तक एक विकसित राष्ट्र का दर्जा हासिल करना है। तो इसमें बस इतना ही है। यही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको अपना जो फंड है वो राज्य को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, चाहे वो बाध्यकारी हो चाहे ना हो, क्योंकि जब तक हम जो नीचे लेवल पर अगर डेवलपमेंट नहीं आएगा, तो आपने वो ऐसे आया था ना कि कहीं पर भी गरीबी किसी भी राष्ट्र की समृद्धि के लिए हानिकारक है, तो वही वाली चीज होगी। फिर चाहे आप कितनी ही जीडीपी को बढ़ाते रहो, अगर आप उस चीज पर ध्यान नहीं दोगे तो यही चीज किस में बदल जाती है, यही आतंकवाद, नक्सलवाद, सांप्रदायिकता, तो ये चीजें क्या होती है उसमें कन्वर्ट हो जाती है फिर। इसलिए हमें बॉटम टू टॉप अप्रोच को अपनाना है। फिर 15 जुलाई को ही द प्रॉब्लम विद द कर्नाटक गिग वर्कर्स बिल, तो ये द हिंदू में ही एक और एडिटोरियल था। इस पे 2021 में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो अब तो शायद इससे क्वेश्चन ना आए एकदम स्त्री, लेकिन इसमें एक ये डाटा था जो आपको याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट है। नीति आयोग का अनुमान है कि 2030 तक गिग कार्यबल 23.5 मिलियन तक पहुंच जाएगा। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है ना, वो बताने के लिए इस डाटा को यहाँ पर लिखा गया है। एक और 15 जुलाई को डाउन टू अर्थ में, यदि उत्सर्जन उच्च स्तर पर बना रहता है तो सदी के अंत तक उपयोगी मछली बायोमास में 30% या उससे अधिक की गिरावट आ सकती है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप ऐसे ही एक्सप्लॉइटेबल करते रहोगे तो उससे हो सकता है 30% तक की गिरावट आ जाए। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे आया था, धारित आर्थिक विकास के लिए पारिस्थितिक स्थिति एवं पर्यावरण का परिरक्षण अति आवश्यक है। अगर ये गिरावट आती है तो जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नो पॉवर्टी जीरो हंगर है, इसको हम किस तरीके से अचीव कर पाएंगे। इसलिए ये जो डाटा है बस आपको उतना ही याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।